गुड आफ्टरनून एवरीवन। रसायन राहुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का लास्ट पार्ट 17 पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि जिन्होंने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, इस पार्ट में हम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को ब्रीफली देख लेंगे, क्योंकि मैंने ये पहले आपको एक्सप्लेन किया था, लेकिन यहाँ पे हम ब्रीफली इसको देखेंगे। फिर हम हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी पढ़ेंगे। फिर हम स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटिव फील्ड एंड हाफ फील्ड सब शेल को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो बच्चों, पाउली ने ये बोला था कि इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या था कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं, और वो भी अपोजिट स्पिन के साथ। मतलब एक ऑर्बिटल है, उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट कर सकते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आपके एकोमोडेट कर सकते हैं एक ऑर्बिटल में, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ में। ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्चुअल में ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की लिमिट को एक्सप्लेन करता है। ये रूल क्या करता है? किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की लिमिट को एक्सप्लेन करता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसका मीनिंग ये है कि एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। या तो किसी ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन होंगे, या फिर 1 होंगे, या फिर 2 होंगे। यही हो सकता है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते। ठीक है। यदि किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो अपोजिट स्पिन के साथ में आपके भरे जाएंगे। ठीक है। यही पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। अब हम बात करते हैं हुन्स लॉ की। तो हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, इसको देखते हैं बच्चों। तो हुन के रूल के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग जो है वो किसी ऑर्बिटल में तब तक नहीं होगी एक तब तक नहीं होगी जब तक कि सेम एनर्जी लेवल वाले सारे ऑर्बिटल्स को एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से फील्ड नहीं किया जाए। ठीक है। तो देखिए बच्चों, मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूं। इलेक्ट्रॉन पेयरिंग will not take place in orbitals of the same energy until each orbital is singly filled. Each orbital is singly filled. ओके। तो देखिए, यहां से किसी भी ऑर्बिट के अंदर, यदि सेम ऑर्बिट में, ये आपका एक सेम ऑर्बिटल, ये आपका सब शेल है जिसमें 3 ऑर्बिटल है। अब इस ऑर्बिटल में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन है, तो आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों, वो इस ऑर्बिटल के साथ में एक्चुअल में फील नहीं होगा। इट फाउंड डिफिकल्टी टू पेयर। ठीक है। यहाँ पे इसके साथ में ये पेयरिंग नहीं करेगा। ये क्या करेगा? जब तक कि अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल कंप्लीटली फील्ड नहीं होते, तब तक ये पेयरिंग नहीं होगी। ठीक है। तो अनऑक्यूपाइड जो ऑर्बिटल्स है उसको हम पैरेलल स्पिन के साथ इलेक्ट्रॉन से पहले पूरा भरेंगे, और जब एक बार पूरा भरते हैं तब इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग जो है वो स्टार्ट होती है, वो भी अपोजिट स्पिन के साथ में। ठीक है। तो ये जो चीज है ना, ये एप्लीकेबल होती है बच्चों पी, डी और एफ के लिए, ये हुन का प्रिंसिपल, क्योंकि एस में तो एक ही ऑर्बिटल होता है ना। तो देखिए, पी, डी और एफ सब शेल में ये लागू होती है, क्योंकि वहां पे एक से ज्यादा काइंड के आपके ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है। तो जब तक कि आप, मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स को कंप्लीटली सिंगल इलेक्ट्रॉन से फील नहीं करेंगे, तब तक आप इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करेंगे। ठीक है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके साथ में पेयर नहीं बनाएगा जब तक कि इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं भरा जाता। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरा, अब एक और इलेक्ट्रॉन यदि आ रहा है, तो वो भी इन दोनों के साथ पेयरिंग नहीं करके पहले यहाँ पे भरा जाएगा। तो ये सिंगल तीनों इलेक्ट्रॉन भरे गए, इसके बाद में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए देखिए हाइड्रोजन के लिए, है ना।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखते हैं एटम का बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हुंड्स का रूल हो गया ना। अब एटम्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे हुंड्स के रूल और पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। तो हम सबसे पहले हाइड्रोजन के लिए AC लिखते हैं, तो जेड हाइड्रोजन का कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इसको लिखते हैं 1s1 हाइड्रोजन के लिए, मतलब s ऑर्बिटल में जाएगा ये इलेक्ट्रॉन, और ये आपका सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उसको आप अप स्पिन या डाउन स्पिन के साथ शो कर सकते हैं। अब इस तरीके से आप इसको भरेंगे। हीलियम का इलेक्ट्रॉन कितना होता है, जेड कितना होता है, हीलियम का 2 होता है, इसको लिखते हैं 1s2। अब देखिए ये s ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसका 1s2 है, तो एक इलेक्ट्रॉन को आप अप स्पिन के साथ में, दूसरा डाउन स्पिन के साथ में आप शो करेंगे, ठीक है। और ये जो है ना पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को शो करता है, क्योंकि उसने ये बताया था कि दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो आपकी सेम नहीं हो सकती एक ऑर्बिटल में। एक को आप अप स्पिन के साथ भरेंगे तो दूसरे को डाउन स्पिन के साथ में, ठीक है। अब बच्चों हम लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं। लिथियम का कैसे लिखेंगे। लिथियम लिथियम होता है, जेड कितना होता है 3 होता है लिथियम का। तो लिथियम को लिखते हैं 1s2 2s1, ठीक है। तो यहाँ पे 1s2 में मतलब 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इस ऑर्बिटल में हम 2 इलेक्ट्रॉन को भरेंगे अपोजिट स्पिन के साथ में। और ये तो आपका 1s है और ये आपका 2s है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। इस तरीके से लिथियम के बाद में बेरिलियम कैसे भरेंगे, Z=4, यहाँ पे 1s2 2s2, तो यहाँ पे पेयरिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। तो पहले ये 1s में 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन के साथ में, और 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन को हम अपोजिट स्पिन के साथ में भर देंगे, ठीक है। ये हो गया बेरिलियम। अब बोरॉन को कैसे भरेंगे, बोरॉन Z=5 होता है, 1s2 2s2 भी पूरा हो गया, और 2p1, ये 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 और 1 5 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ पे आपका 1s2, ये 2s2, इस तरीके से। अब 2p1 को, ये p जो ऑर्बिटल, p सबसेल जो होता है उसमें 3 ऑर्बिटल होते हैं, एक तो px होता है, py होता है और pz होता है। इसको हम 2px 2py और 2pz लिखते हैं। तो ये यहाँ पे आपका एक्स वाई जेड कहीं पे भी, क्योंकि तीनों खाली है, कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन आपका जा सकता है। तो इस तरीके से बोरॉन को आप इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है आपका, ये है 1s और ये है 2s। अब कार्बन के लिए बच्चों कैसे लिखेंगे, कार्बन का Z6 होता है, इसको लिखते हैं 1s2 2s2 और 2p2, ओके। अब देखिए यहाँ पे इसको तो एज इट इज लिख देंगे हम। अब यहाँ पे हुंड का रूल जो है एप्लीकेबल होगा बच्चों। तो यहाँ पे ये 2px है, ये 2py है और ये 2pz है। ऑलरेडी 2px में एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो आ रहा है, क्योंकि यहाँ बोरॉन में हम एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी भर चुके हैं। कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन हमको और ऐड करना है, तो इस 2px के साथ में हम उस इलेक्ट्रॉन को नहीं फिल करेंगे, क्योंकि हुंड के रूल के अकॉर्डिंग ये आने वाला इलेक्ट्रॉन जो है जब तक अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल में नहीं भरा जाता तब तक पेयरिंग नहीं होगी। तो अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल में हम इसको पहले भरेंगे और पैरेलल स्पिन के साथ में भरेंगे, ठीक है। तो ये पैरेलल स्पिन के साथ में मैंने इलेक्ट्रॉन को भर दिया। अब देखिए इसके बाद में हम बात करते हैं कार्बन के बाद में हम नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन का जेड कितना होता है 7, ठीक है। नाइट्रोजन का जेड कितना होता है 7, इसको लिखते हैं 1s2 2s2 2p3। इसको कैसे लिखेंगे, इसको इस तरीके से लिखेंगे 1s2 2s2 और 2p3, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन है। तीनों इलेक्ट्रॉन को हम px py और pz में हम पैरेलल स्पिन के साथ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में भरेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस तरीके से भरेंगे, यहाँ पेयरिंग हम नहीं करेंगे, लेकिन अब पेयरिंग हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी ये मतलब इक्वल सेम एनर्जी लेवल के तीनों इलेक्ट्रॉन भरे जा चुके हैं। तब हम ऑक्सीजन में अब क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। Z8 होता है 1s2 2s2 2p4। अब देखिए ये 1s2 2s2 और 2p4 में हमने पहले तो
अनऑक्यूपाइड इक्वल एनर्जी वाले सारी ऑर्बिटल्स ऑलरेडी भर चुके हैं हम। अब पेयरिंग करेंगे, किसी भी एक के साथ में हम पेयरिंग करेंगे। ये पेयरिंग कर दी हमने, तो यहाँ पे ये 2p4 हो गया बच्चों। ठीक है, ऑक्सीजन के बारे में फ्लोरीन, फ्लोरीन का भी आप क्या करेंगे, अब एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को फिर हम पेयरिंग करेंगे यहाँ पे 2s2 2s2 और 2p5। बच्चों इसको कैसे लिखेंगे हम, इस तरीके से लिखेंगे। ये ऑलरेडी 2p4 था, अब हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया तो इनमें से किसी के साथ में उसको पेयरिंग कर देंगे। ठीक है, फ्लोरीन के बाद में नियॉन, नियॉन Z=10 होता है, 1s2 2s2 और 2p6। मैक्सिमम p ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे भरेंगे, 1s2 2s2 और 2p6, मतलब यहाँ पे हम, ये ऑलरेडी पेयरिंग थी और यहाँ पे भी हम इसको पेयरिंग कर देंगे, तो ये 2p6 हो गया। बच्चों ये तो हो गया नियॉन तक। अब सोडियम के लिए हम एक अलग दूसरे शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भरेंगे, तो मैं आपको एक सोडियम का दिखा देता हूँ, फिर हम इसको फिर जाएंगे पोटेशियम के पास में। तो सोडियम बच्चों Z=11 होता है, इसको लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1। तो देखिए 1s2 में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे इस तरीके से, 2s2 में हम 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, 2p6 में हम 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, कंप्लीटली फिल्ड है ये, इसलिए इसको इस तरीके से लिखेंगे, और 3s1 में हम 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। तो बच्चों इस तरीके से हम इसको बिल्डअप करते जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम पोटेशियम की और कैल्शियम की। तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Z19 होता है और कैल्शियम का Z20 होता है। अच्छा, तो पोटेशियम को हम लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और हम इसको लिखते हैं 4s1। बच्चों यहाँ 3d जो है वो 0 होता है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया आपको, क्योंकि यहाँ 4s में इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है 4s की एनर्जी 3d से कम होती है। तो यहाँ 3p6 और 3d 1 नहीं होके 4s1 होता है, 3d 0 होता है। ये कहीं कैल्शियम में भी ऐसे ही होता है, कैल्शियम में 19 से 20 एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका s ब्लॉक के अंदर एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ जाएगा। तो 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d 0, यहाँ पे भी ऐसी होगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास में एक नोबेल गैस आ चुकी है 1s2 2s2 2p6, ये क्या था आपका, और 3s2 3p6, ये आपका आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये भी आपका आर्गन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है यहाँ तक, तो इसको हम आर्गन लिख सकते हैं। तो इसको पोटेशियम को लिखने के लिए हम कैसे लिखेंगे, Z=19 है ना, आर्गन 4s1 3d 0। तो बच्चों इसको 4s1 को हम 4s में एक इलेक्ट्रॉन दिखाना है और d के ये पांचों ऑर्बिटल को आपको खाली दिखाने हैं। ठीक है, ओके, तो ये 3d 0 है। अब आप कैल्शियम का देखिए, कैल्शियम का Z कितना होता है, कैल्शियम का Z होता है 20, इसको लिखेंगे आर्गन 4s2 3d 0। इसको कैसे लिखेंगे, 4s2, ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए यहाँ पे, और 3d 0 1 2 3 2 3 4 5, ये क्या होगा 0, और ये 4s2। बच्चों ये आपको समझ में आ गया। अब हम डी ब्लॉक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। देखिए, तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो स्टार्ट होते हैं स्कैंडियम से। स्कैंडियम, इसका एटॉमिक नंबर होता है 21। ठीक है, फिर हम बात करते हैं टाइटेनियम की, टाइटेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 22, फिर वेनेडियम 23, फिर क्रोमियम 24, फिर क्रोमियम के बाद क्या लिखेंगे हम, मैंगनीज 25, फिर आयरन 26, फिर कोबाल्ट 27, फिर कोबाल्ट के बाद निकल 28,
फिर निकल के बाद कॉपर 29, फिर जिंक 30, ये डी ब्लॉक आ गया बच्चों। अब यहाँ पे हम आर्गन से स्टार्ट करेंगे। आर्गन का ऑलरेडी 18 होता है, 18 लिखेंगे यहाँ पे, आर्गन को लिखेंगे। फिर यहाँ लिखेंगे 4s2 3d1, ये डी ब्लॉक एलिमेंट है, इसमें इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक में जा रहा है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, ये 4s2 और 3d1, 1 2 3 4 और 5, तो एक इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में आपका चला गया। टाइटेनियम, टाइटेनियम के लिए कैसे लिखेंगे, आर्गन 4s2 3d2, तो देखिए यहाँ पे इसको ऐसे लिखेंगे, ये 4s2 है और ये 3d2, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे पहले हम यहाँ पे भी क्या करेंगे कि इसकी पेयरिंग नहीं करके हम पहले इसके ऑर्बिटल, जो अनऑक्यूपाइड ऑर्बिटल है, उसको पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन से पैरेलल स्पिन के साथ भर देंगे। ठीक है, वेनेडियम के देखिए बच्चों, वेनेडियम कैसे लिखेंगे, आर्गन 4s2 3d3। ठीक है, तीन इलेक्ट्रॉन आ गए, ये 3d है। अब क्रोमियम का बच्चों है ना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है क्रोमियम का, वो होना क्या चाहिए था, 4s2 3d4 होना चाहिए था, लेकिन होता नहीं है ये। इसका होता है बच्चों 4s1 3d5। ठीक है, तो ये क्रोमियम जो है, मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको दूंगा कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में। तो यहाँ पे क्या होता है कि 4d4 होना चाहिए, 4d4 हो जाता है, तो यहाँ से s से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो d में चला जाता है। ठीक है, s से एक इलेक्ट्रॉन d में चला गया, 3d4 होना चाहिए था, एक इलेक्ट्रॉन और आके 4s से आके यहाँ पे 3d5 हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 4s में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा और 5 में सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आपको मिलेंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 और 5। ये आपका क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब मैंगनीज, मैंगनीज में एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s1 था, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फील करेगा। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 4s2 और 3d5 मैंगनीज के लिए। ठीक है, अब हम आयरन की बात करते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग जो है डी 3d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि सारी जो है मतलब इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन जो है वो पैरेलल स्पिन के साथ भरे जा चुके हैं। अब यहाँ पे पेयरिंग स्टार्ट करेंगे हम, तो इसको कैसे लिखेंगे, आर्गन 4s2 3d6, ये किसका है, आपका आयरन का। यहाँ पे हमने ये पेयरिंग कर दी। ठीक है, अब कोबाल्ट का कैसे लिखेंगे, आर्गन 4s2 3d7। अब पेयरिंग आप करते जाइए, एक इलेक्ट्रॉन और ज्यादा बढ़ जाएगा इधर पेयरिंग में, 1 2 3 4 1 2 3। तो बच्चों यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बढ़ा दिया मैंने। ठीक है, निकल के लिए भी आप कैसे करेंगे, 4s2 3d8, एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ाना है आपको, 1 2, तीन इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी, दो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रहेंगे। कॉपर में बच्चों फिर से वही वाली बात आ रही है, 3d8 था, अब ये 3d9 होना चाहिए, 4s2 3d9 होना चाहिए। अब फिर यहाँ से s से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो d में जाके 3d10 हो जाता है। ठीक है, तो ये भी आपका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो बच्चों ये देखिए, ये कॉपर का 4s1 हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, 1 2 3 4, और इस तरीके से यहाँ पे सारे इलेक्ट्रॉन जो है 3d10 हो गया, मतलब यहाँ पे पांचों ऑर्बिटल जो है कंप्लीटली फील्ड हो गए। ठीक है, ये हो गया। अब जिंक का क्या होगा, जिंक में 3d10 पूरा हो गया, 4s1 था तो 4s2 हो जाएगा, 3d10 यहाँ पे 4s2 हो जाएगा और ये 3d10 हो जाएगा, जैसा 1 2 3 4।
बच्चों ये जो है ना क्रोमियम और कॉपर, इन दोनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो थोड़ा सा एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसका रीजन जो है वो एक्चुअल में क्या होता है, स्टेबिलिटी होती है। कि हमने पढ़ा था कि हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल्स जो है वो स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो हाफ फील्ड एंड कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है। फील्ड ऑर्बिटल ये क्या होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसकी वजह से तो हमने यहाँ पे जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आपके पास में, है ना। जैसे आपका D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है या F7, तो ये आपका हाफ फील्ड है। कैसा है, हाफ फील्ड। ये आपके हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स है। और D10 और F14 ये आपके कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल है। ये बच्चों हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी शो करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो बच्चों अभी है ना इस चीज को फिर से कॉपर और क्रोमियम के लिए देख लेते हैं ना, कि कैसे ये कॉपर और क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। तो देखिए क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए था क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये होना चाहिए था 3D 4s2 3D 4 होना चाहिए था, ठीक है। ये होना चाहिए, इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेड EC। जबकि क्या था आपका एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन, क्या है एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आपको क्या मिला था 4s1 3d5, ठीक है। अब कॉपर के लिए देखिए, कॉपर के लिए हमको क्या मिलना था 4s2 3d9 मिलना था हमको, है ना। लेकिन हमको कॉपर के लिए क्या मिला 4s1 3d10। तो बच्चों ये देखिए ये D5 ऑर्बिटल जो है वो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। तो हाफ फील्ड ऑर्बिटल और ये D10 ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीटली फील्ड है। तो इन हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल की वजह से इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से होता है और इनकी एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, ठीक है। तो हाफ फील्ड का मतलब क्या है कि मतलब पर ऑर्बिटल सिंगल इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। हाफ फील्ड का मीनिंग क्या है कि पर ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन होना। तो देखिए हाफ फील्ड को मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है ना, ये हाफ फील्ड है ना, ये है 3d5। तो बच्चों मतलब एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन होना उसको बोलते हैं हाफ फील्ड ऑर्बिटल। कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल उसको बोलते हैं जब एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो उसको कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल बोलते हैं। तो जैसे 3d10 में क्या होता है कि पहले तो ये पांचों इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से भरा गया, फिर 5 इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर हो गए, तो मतलब एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होना, उसको हम बोलेंगे कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल। तो ये सारे ही कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल जो है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी और हाफ फील्ड ऑर्बिटल एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी रखते हैं। बच्चों इसकी स्टेबिलिटी के दो रीजन है ना, ये कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल की एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी के दो रीजन है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए पहला रीजन है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, एक मिनट है ना बच्चों, एक मिनट। हाँ तो देखिए यहाँ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ, पहला रीजन है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो मतलब हाफ फील्ड और कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी का रीजन है सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होना, ठीक है। तो ये सिमेट्री
का डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल जो है वो स्टेबल होते हैं। दूसरा रीजन होता है लार्ज एक्सचेंज एनर्जी। क्या होता है लार्ज एक्सचेंज एनर्जी? तो हम वन बाय वन इन दोनों चीजों को देख लेते हैं। तो बच्चों ये देखिए, पहले हम वन बाय वन समझते हैं इसको। देखिए, तो हम पहले पढ़ते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्रोमियम की बात करें। क्रोमियम का Z24 होता है ना। इसका एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए? एक्सपेक्टेड EC क्या होना चाहिए था आपका? 4s2 3d4 होना चाहिए था। तो देखिए यहाँ पे 4s, ये आपका 4s2 है और ये 3d4 है। ठीक है, तो ये आपका, अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका इस तरफ शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा? 4s1 3d5, 1 2 3 4 5। तो बच्चों ये जो सिमेट्री जो है वो ज्यादा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ज्यादा सिमेट्रिकल मतलब सारी पैरेलल स्पिन वाले जो है एक साथ आपको नजर आ रहे हैं, तो ये सिमेट्री है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में मतलब ये जो एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने के बाद में ये सिमेट्री शो करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसीलिए इसको हम ज्यादा स्टेबल होता है ये, है ना। अब हम कॉपर की बात करें तो कॉपर में क्या हुआ आपका, होना क्या चाहिए था कॉपर में? कॉपर में होना चाहिए था 4s2 3d9 होना चाहिए था। तो ये 4s2 इस तरीके से था और 3d9 आपका इस तरीके से था, ठीक है। 3d9 इस तरीके से था। चलो एक मिनट, आपको यहाँ नजर नहीं आएगा, मैं थोड़ा सा वापस इसको बना देता हूँ। देखिए बच्चों, तो 3d9 जो है वो इस तरीके से था, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। लेकिन हुआ क्या, 4s2 से एक इलेक्ट्रॉन गया और यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ में जाके वो पेयर्ड हो गया। तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रहा और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, 1 2 3 4। तो ये जो है आपका कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल हो गए। मतलब यहाँ पे क्या है, एक सेम स्पिन दूसरा अपोजिट स्पिन, एक सेम स्पिन दूसरा अपोजिट स्पिन। तो कंप्लीटली फील्ड ऑर्बिटल की सिमेट्री जो है वो ये सिमेट्रिकल हो गया। और यहाँ पे ये जो है आपके सारे ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो पैरेलल आपके स्पिन के साथ में है, तो ये भी सिमेट्री शो कर रहा है और ये भी सिमेट्री शो करता है। तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इसकी स्टेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है। अब हम दूसरे रीजन की बात करते हैं। दूसरा रीजन है बच्चों आपका, दूसरा रीजन है स्टेबिलिटी। एक मिनट, स्टेबिलिटी ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो एक्सचेंज एनर्जी की वजह से स्टेबिलिटी होती है, ये इसका दूसरा रीजन है। तो क्या होता है दूसरा रीजन, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको कि मैंने आपको बताया कि कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। कंप्लीटली फील्ड और हाफ फील्ड ऑर्बिटल ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक्सचेंज ऑफ एनर्जी की वजह से होता है। एक्सचेंज का मीनिंग क्या है यहाँ पे? एक्सचेंज का मीनिंग ये है कि एक इलेक्ट्रॉन का सेम सेल के अंदर, सेम ऑर्बिटल के अंदर या सेम सब सेल के अंदर शिफ्ट होना, ठीक है। तो सेम सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होना, दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ एक्सचेंज होना, उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज। तो एक्सचेंज मीन्स द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिटल टू अनदर ऑर्बिटल इन द सेम सब सेल। तो मैं यहाँ पे एक्सचेंज का मीनिंग लिख देता हूँ। एक्सचेंज मीन्स द shifting of electrons from one orbital
to another orbital in the same सबशेल। ठीक है बच्चों, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का उसी सबशेल के अंदर दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ में पोजीशन चेंज करना, उसको बोलते हैं हम एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, है ना, एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन या एनर्जी। अब हम बात करते हैं क्रोमियम के लिए। तो क्रोमियम के लिए बच्चों है ना, क्या होता है एक्सचेंज, कितने एक्सचेंज पॉसिबल है। यदि यहाँ पे उसका जो हमारा एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था यदि वो होता तो कितना एक्सचेंज होता, और जो हमको मिला है रियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसमें कितना एक्सचेंज है, तो उससे पता चल जाएगा। जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, तो क्रोमियम के लिए हम 4s2 3d4 इसमें देख लेते हैं कि कितना एक्सचेंज यहाँ पे पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन का। तो देखिए 1 2 3 4 और 5, ये तो आपका 3d ऑर्बिटल है। ये पहला इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन, तीसरा इलेक्ट्रॉन और फोर्थ इलेक्ट्रॉन, और ये आपका 4s। ठीक है, इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन एज इट इज है। अब यहाँ पे ये आपका क्या था, एक्सपेक्टेड था, एक्सपेक्टेड इसी ये होना चाहिए। तो इसमें एक्सचेंज ऑफ एनर्जी देख लेते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन को कैसे चेंज करेंगे, ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ इस इलेक्ट्रॉन के साथ में अपनी पोजीशन चेंज करेगा। एक बार इससे, एक बार इससे और एक बार इससे। तो ये टोटल कितनी पोजीशन चेंज कर सकता है, 3 टाइम पोजीशन चेंज कर सकता है, मतलब एक्सचेंज कर सकता है। ये सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो कितनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है बच्चों, तो सेकंड, ये 3D में हटा देता हूँ यहाँ से बच्चों। ये जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है ना, वो इस 3 के साथ में अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है ना, और इस 4 के साथ में अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है। 1 के साथ हम ऑलरेडी एक्चुअल में इसका एक्सचेंज दिखा चुके हैं आपको, है ना, 1 के साथ ऑलरेडी, इसलिए हम इसको इसके साथ दोबारा नहीं दिखाएंगे। तो देखिए, तो ये पोजीशन जो है 3 के साथ और 4 के साथ सेकंड इलेक्ट्रॉन अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है। तो ये 2 बार अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है। तीसरा इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है कि नहीं, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ में। अब ऑलरेडी हम सेकंड का थर्ड के साथ और फर्स्ट का थर्ड के साथ दिखा चुके हैं, इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे। तो ये 3 जो है एक पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है। तो टोटल पोजीशन कितनी हुई, 3 + 2 + 1, 3 + 2 + 1, तो टोटल 6 पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं आपस में। ओके, जब ये एक्सपेक्टेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है 4s2 3d4 था तब। अब हमको जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला उसमें कितनी पोजीशन ये एक्सचेंज कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ये क्रोमियम जो है Z24 था, और हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिला था वो 4s1 3d5 था। ठीक है, अब इसमें हम पोजीशन देख लेते हैं, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5। ये 4s1 इसको एज इट इज रखेंगे, क्योंकि एक ही सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एक्सचेंज करके दिखाना है। ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। बच्चों, ये पहला इलेक्ट्रॉन जो है वो सेकंड के साथ अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, थर्ड के साथ कर सकता है, 4 के साथ कर सकता है और 5th के साथ कर सकता है। तो ये टोटल 4 पोजीशन जो है पहला इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कर सकता है। सेकंड इलेक्ट्रॉन फर्स्ट के साथ ऑलरेडी हो चुका है, इसलिए हम इसको नहीं दिखाएंगे। सेकंड इलेक्ट्रॉन थर्ड के साथ कर सकता है, 4 के साथ कर सकता है और 5th के साथ अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है। ये 3 टाइम अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है। ये थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ पेन का बच्चों। तो देखिए, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 के साथ, सेकंड और फर्स्ट के साथ ऑलरेडी हो चुका है इसका, इसीलिए हम 4 और 5th के साथ बात करेंगे। ये 4 के साथ में अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है और 5th के साथ में कर सकता है। ये 2 बार अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है। अब बात करते हैं फोर्थ इलेक्ट्रॉन। फोर्थ इलेक्ट्रॉन केवल 5th के साथ अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, तो ये एक बार अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है। तो अब यहाँ पे टोटल पोजीशन कितनी एक्सचेंज हो रही है, 4 + 3 + 2 + 1। तो बच्चों 4 और 3 7 और 2 9 और एक 10, तो टोटल 10 पोजीशन एक्सचेंज हो रही है इलेक्ट्रॉन की। ठीक है,
तो जितनी ज्यादा मतलब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी पोजीशन जितनी ज्यादा एक्सचेंज करेगा, मतलब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। तो ये आपका हाफ फील्ड ऑर्बिटल जो है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होने का दूसरा रीजन है कि इसमें मतलब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जो है वो ज्यादा होती है हाफ फील्ड ऑर्बिटल के अंदर। और ऐसा का ऐसा जो है, आप कॉपर के लिए बात करेंगे, कॉपर का जो है 3d10 उसकी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जो है वो 3d9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तुलना में ज्यादा होती है। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जो है ज्यादा होती है 3d10 की तुलना, इसलिए ये स्टेबल होता है। ठीक है बच्चों, ये आपको समझ में आ गया। एक तो सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और दूसरा एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, इसकी वजह से ये हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल जो है वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो बच्चों इसके साथ में ये लेसन जो है वो आपका समाप्त होता है। और यदि आपको कुछ पार्ट समझ में नहीं आया तो बच्चों मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल के पूछ सकते हैं। और यदि वीडियो पसंद आए तो बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही और अपना लेसन आपका समाप्त हो चुका है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।